तो बच्चों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मोल क्या होता है, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आज उठाएंगे जो मेंस में काफी पूछा जाता है, एनसीईआरटी वाले पेपर में, बोर्ड में ये सब अच्छा खासा पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग डालिए चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1 है आज का। और आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मोल से घबराते हैं। मोल्स जैसे ही वर्ड आता है ना तो वो लगते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर सोचने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, जैसे कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो एक वर्ड दर्जन से। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 डजन क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 डजन क्या होता है, 12। अब 1 डजन चाहे चेयर्स हो, चाहे ये पेन हो, चाहे कोई फ्रूट हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 दर्जन कितना होता है तो आप बोलोगे 12, क्योंकि 1 दर्जन से हम बहुत वाकिफ हैं, बचपन से ये नंबर सुनते हुए आए हैं। तो 1 दर्जन जैसे 12 होता है। और मैं आपसे पूछूं कि हाँ भैया कोई भी चीज अगर मैं लिख रहा हूं 1000, तो 1000 कितनी होती है, 1000 हमारी होती है 1 और उसके आगे 3 जीरो। कोई भी चीज अगर 1000 है तो हमें पता है वो कितनी है। अब 1000 चेयर जितनी है, 1000 बाइक उतनी होगी, 1000 पेन उतने होंगे। तो जैसे 1000 एक नंबर है, वैसे ही 1 डजन एक नंबर है। इस नंबर के साथ चाहे इस नंबर के साथ हम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं कि 1 मोल क्या होता है। तो यहां पर ध्यान देना, मैं लिखता हूं 1 मोल। ये टॉपिक वैसे तो बच्चों ने 9th क्लास में सुना हुआ है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के चलते टॉपिक ना काट दिया गया था, तो कुछ बच्चों ने हो सकता है 1 मोल सुना होगा और कुछ बच्चों के लिए वर्ड पूरा ही नया होगा। तो इस 1 मोल को सबसे पहले समझते हैं 1 मोल बेसिकली होता क्या है। तो जैसे 1 डजन 12 होता है, 1000 1000 होता है, वैसे ही 1 मोल आपका होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप कहोगे यार तूने ये क्या लिख दिया, मेरे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। कुछ बच्चों को आया होगा समझ, पर जिनको नहीं समझ आया उनको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों ध्यान देना, जैसे 10 की पावर 2 को हम लिखते हैं 1 के आगे 2 जीरो, मतलब क्या हुआ 100। 10 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, 1 के आगे 3 जीरो, मतलब जितनी पावर है 1 के आगे उतनी जीरो लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है 10 की पावर 2 100 है, हमें पता है। 10 की पावर 3 क्या है, 1000 है, ये भी हमें पता है। तो अब ध्यान देना, ये जो नंबर लिखा है 1 मोल, ये है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब 10 की पावर 23 का मतलब क्या हुआ, 1 के आगे कितनी जीरो, 23। तो यहां पर ध्यान देना, इस नंबर को एज इट इज लिखते हैं 6.022 इंटू 1 के आगे कितनी जीरो, 1 के आगे हम लगाएंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 कितने बच्चों, 20 21 22 23। अरे भैया हमने क्या करे हैं, बीच में पॉइंट नहीं डाले। मैंने कहा भाई 23 जीरो कौन लगाएगा, हम एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 जीरोस लगा दिए। ठीक है भाई, तो ये जीरो लग गई। अब अगर मैं इस पॉइंट को उड़ाऊं यहां से, तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी। और इस 3 जीरो से मैं कितनी जीरोस काट सकता हूं, 3 जीरो। तो जब यहां पर 23 जीरो वाला नंबर था, 1 के आगे 23 जीरो, और 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दी, तो अभी जीरो कितनी बची, जीरो बची अपने पास कितनी, 20। और 20 जीरो वाले नंबर को अगर मैं 6022 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आएगा, 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17।
18, 19, 20। तो चेक करना भैया, जब इस नंबर को हमने ओपन किया, भाई ये नंबर ना हमें समझ नहीं आ रहा था। हम कई बच्चों से अगर पूछे कि 1 मोल के बारे में कुछ पता है, तो वो कहेंगे भाई ये तो पता ना मेरे को। तो बात सुनो, 1 मोल कुछ बच्चों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहां ध्यान दो, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और क्योंकि 10 की पावर 23 का मतलब होता है 1 के आगे 20 जीरो, तो ये हमने 20 जीरो, ठीक है, लिखी नहीं, लेकिन इसका मतलब वही है, इसके आगे 20 जीरो है। 3 जीरो से पॉइंट उड़ाने के बाद ये 3 जीरो कट गई। अब 6022 को इस 20 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 6022, और उसके आगे 20 जीरो लगी है। काउंट करते हैं, आप बताओ ये नंबर बड़ा है या छोटा है। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि किसी आदमी को आपको इतने रुपए देने हैं, तो यार 6022 कोई ज्यादा बड़े रुपए तो है नहीं। लेकिन मैं कहूं यार किसी आदमी को तुम्हें इतने रुपए देने हैं, वो बंदा कहेगा यार अब तो तू अपनी हद पार कर रहा है, 60,000 बना दिया तूने, 60,220। और वही अगर मैं इसके आगे एक और जीरो लगा दूं तो कितना बन गया भैया, अब ये बन गया 1 टेंस 100,000 10,000, और ये कितना बन गया, लाख। मतलब एक एक जीरो बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो बच्चों सोच करके देखो, यहां पे हमने 6022 के आगे 20 जीरो लगाई है। सोच करके देखना, अगर किसी की इतनी सैलरी हो पर मंथ, तो ये तो बहुत ज्यादा ही सैलरी हो गई, मतलब मजा ही आ जाएगा एक महीना काम करके। तो भी बात छोटी सी इतनी है कि आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे 1 मोल क्या है, तो 1 मोल इज अ सिंपल नंबर। नंबर सिंपल है, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 है, 1,000 का मतलब 1000 है, 1 लाख का मतलब 1 लाख क्या है, 2 करोड़ का मतलब 2 करोड़ है। हमें पता है 2 करोड़ बड़ा है, 1 लाख छोटा है। तो नंबर्स का कंपैरिजन हमारे पास है। तो अब यहां पर ध्यान देना, 1 मोल की अगर मैं बात करूं, किसकी, 1 मोल की, तो 1 मोल बहुत अगर शॉर्ट करके लिखा जाए तो पावर्स में ऐसे लिखा जाता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसी नंबर को एक्सपैंड करें तो ये नंबर आता है। आओ काउंट करते हैं कि ये नंबर कितना है। नंबर देखना भैया, ये हो गया वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बताओ आगे आती है गिनती, मतलब खरब तक मैं पहुंच चुका हूं, 10 खरब तक। अब उसके आगे जीरो तो खत्म हुए नहीं, लेकिन नंबर और बड़ा है। मतलब मैं ये मान करके चलूं कि भैया ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आज के बाद कोई भी वन, बच्चों फील करना इस नंबर को, आज के बाद कोई भी आपसे ये पूछे कि 1 मोल क्या है, तो यू विल सिंपली से कि 1 मोल इज अ नंबर। जैसे 1 डजन नंबर है, 1000 नंबर है, 1 मिलियन नंबर है, वैसे ही आपका क्या नंबर है, 1 मोल। और बहुत बड़ा, अब आप इसे सिर्फ एक नंबर ही नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे इट इज अ वेरी बिग नंबर। मतलब इतना बिग नंबर कि इतना पैसा हमें मिल जाए तो मैं ढंग से कह सकूं हाँ मेरे पास अंधा पैसा है। समझिए भैया, तो ये हो गया आपका 1 मोल। आप सबसे पहले इस 1 मोल को नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, तब तक मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं। ये जो नंबर है भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्या है ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इस नंबर का ना नाम दिया, जिस साइंटिस्ट ने 1 मोल निकाला उसका नाम दिया। मतलब अगर आपको ये बात समझ में अब भी अगर नहीं आई या थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है, तो बस एक चीज समझ लेना, अगर तुम्हें बोले कोई इंसान की भाई 1 दर्जन गाड़ियां खरीदनी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 दर्जन गाड़ी काफी ज्यादा हो गई। कोई कहे 1 दर्जन पेन खरीदने हैं, तो 1 दर्जन पेन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जाओ भैया 10-20 रुपए का पेन होगा, 30 का पेन होगा, तो 1 दर्जन खरीद लेंगे। लेकिन कोई इंसान 1 दर्जन गाड़ी कैसे खरीदेगा। तो आप ये बात समझ पा रहे हो ना, 1 दर्जन गाड़ी है 12 ही, लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा हो गया पैसों का। और 1 दर्जन पेन है 12 ही, लेकिन इसका अमाउंट कम है, पैसों का है, कम अमाउंट लगेगा 1 दर्जन पेन खरीदने के लिए। तो वही चीज है, 1 मोल भी एक नंबर है। 1 मोल का नंबर सिर्फ 1 मोल का यूज सिर्फ एटम के लिए नहीं किया जाता। दुनिया की कोई भी चीज को 1 मोल की टर्म्स में बताया जा सकता है। बट बात यह है कि एटम क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं एटम कि अगर मैं 1 मोल एटम्स किसी के लूं तो जाकर के कुछ रिक्वायर्ड मास बनता है। अगर मैं बात करूं आपसे, एक पेन ले लो छोटा सा, या अगर मैं ये कहूं कि एक पेन है, उसकी टिप के ऊपर
भाई पेन की टिप कितनी पतली सी होती है, उस पे भी लाखों करोड़ों एटम है। तो जब एक पेन की टिप के ऊपर लाखों करोड़ों एटम है जिस पेन से आप लिख रहे हो, तो सोच करके देखना, कम से कम इतना नंबर तो हमें चाहिए कि एक रिक्वायर्ड मास बन सके। इसको हम बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल इज एक्चुअली 6022, उसके आगे 20 मींस इट इज अ वेरी बिग नंबर। आई होप कि अभी आपको ये 1 मोल क्लियर हुआ होगा। और 1 मोल को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल को हम बोलते हैं, इसका नाम दिया साइंटिस्ट ने एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नंबर को एक्सप्लेन किया था और इसको यूज में लेके आए थे। एवोगैड्रो नंबर को हम लिख सकते हैं Na, या फिर इसका सिंबल हो सकता है N0। अब आप बताओ, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप इसे पॉज करके एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब लिख लिया। अब जैसे आपको समझ आया ना 1 मोल क्या है, 1 मोल एक नंबर होता है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मोलर मास। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट, बच्चों देखना, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर बहुत नाइस है, लेकिन नाइस तभी है जब मेरे को इसके छोटे छोटे एस्पेक्ट क्लियर होंगे। अगर आप इस चैप्टर में डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन करते हो तो परेशान रहोगे। कई जगह मोल्स आएगा, कई जगह आगे बात करेंगे मोलारिटी टर्म आएगी, मोलालिटी टर्म आएगी, स्टोइशियोमेट्री आएगी, तो वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मोल सबसे पहले समझना है। वंस आपका मोल्स क्लियर हो गया तो आप इस चैप्टर को आगे करने में एकदम फ्री फील करोगे, मजा आ जाएगा आपको। तो ये एवोगैड्रो नंबर आपने लिखा। अब मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा मिटा देता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं मोलर मास। तो इसे हटा देते हैं, इस वाले को। अब एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली मोलर मास क्या होता है, ठीक है भैया। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। ऐसा कुछ होता नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन समझने में हेल्प करेगा। मान लो बच्चों ये पेन है, इस पेन को अगर मैं वेइंग मशीन पे, तराजू पे तोलूंगा तो कुछ मास आएगा। एक नंबर मान लेते हैं कि मान लो ये 10 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का। तो अगर एक पेन 10 ग्राम का है तो 1 दर्जन पेन का मास क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, एक पेन 10 ग्राम का है तो 2 पेन कितने के हो गए? 20 ग्राम के। 3 कितने हो गए? 30 ग्राम के। 10 इंटू 3 कर दूंगा तो वैसे ही 1 दर्जन पेन का मास कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10। तो ध्यान देना, अगर मैं लेट कर लूं, क्या यहां पर लिखते हैं मास ऑफ 1 पेन। क्या आया भैया? मास ऑफ 1 पेन। मास ऑफ 1 पेन मैंने लेट किया 10 ग्राम। अरे भैया मार्कर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मार्कर। तुम्हारा पेन थोड़ा हल्का होगा, मेरे वाला पेन थोड़ा सा भारी है। तो मास ऑफ 1 पेन 10 ग्राम है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मास ऑफ 1 डजन पेन कितना हो जाएगा? बच्चों मैंने 1 डजन पूछा है, 1 डजन में कितना होता है पहले चेक करो, 12 होता है। तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? एक पेन के मास को। तो ये आ जाएगा कितना? 120 ग्राम। और क्योंकि ये जो 120 ग्राम आया है ये 1 दर्जन पेन का मास है, इसीलिए इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 120 ग्राम फॉर 1 डजन है। अगर मान लो 2 दर्जन पेन हो गए तो 120 इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि 1 दर्जन का मास 120 है तो 2 दर्जन का कितना होगा? 240। तो इस बात को समझना कि मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं डजनर मास। क्या? डजनर मास। डजनर मास का मतलब ये हो गया कि अगर एक पेन का मास 10 ग्राम है तो 1 दर्जन पेन का मास कितना होगा? 120 ग्राम, ठीक है। अगर मैं ये लेकर के आऊं सपोज, क्या देखो ये एक डब्बा है, ये जो मेरे पास डब्बा है ना ये इस पेन से थोड़ा सा भारी है। तो अगर मैं कहूं कि 1 दर्जन पेन ज्यादा भारी होंगे या 1 दर्जन ये डब्बे, तो आपका आंसर सिंपल होगा कि भाई पहले बता कौन सा भारी है। तो चलो मैंने बताया ये हल्का है और ये थोड़ा सा भारी है, तो 1 दर्जन पेन उठाना ज्यादा भारी होगा। 1 दर्जन गाड़ी कोई उठा पाएगा? अरे एक गाड़ी को धक्का तो मारा नहीं जाता, 1 दर्जन गाड़ी उठाओगे क्या? समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, 1 दर्जन पेन का मास हो गया 12 इंटू 10। और अगर मैं कहूं ये 50 ग्राम का है, ये हैवी है, लग रहा है तुम्हें हल्का होगा, ये हैवी है। तो अगर 1 दर्जन डब्बे का मास पूछूंगा तो 12 इंटू 50 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 12 इंटू 50, 12 इंटू 50 कितना आ जाएगा 600 ग्राम। तो इसके एक दर्जन का मास हो जाएगा 600 ग्राम, इसके एक दर्जन का मास हो जाएगा 120 ग्राम। ऑब्वियस ही बात है ये भारी है, भारी है, भारी क्या है ये, भारी। तो यहां पर ध्यान देना, ये हो गया मेरा डजनर मास। मान लो मैं डजनर मास को क्या एक्सप्लेन करता हूं, मास ऑफ 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस। बच्चों आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है सही से? हाँ मेरे को लग रहा है दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, मास ऑफ 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डजनर मास। बच्चों पहले कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि मोल्स को आप अच्छे से फील कर सको एकदम बढ़िया से, बिना किसी झिझक के। तो यहां पर ध्यान देना, डजनर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डजनर मास। अगर मैं बात करूं कि डजनर मास ऑफ पेन कितना होगा, डजनर मास ऑफ पेन कितना हो गया, 12 इंटू 10 ग्राम था ना एक का, तो हो गया 120 ग्राम पर डजन। बोलो भैया क्या यूनिट हो गई, 120 ग्राम पर डजन। ठीक है, वही अगर मैं कहूं कि वो जो बॉक्स था ब्लैक बॉक्स, तो डजनर मास ऑफ बॉक्स क्या होगा, डजनर मास ऑफ ब्लैक BLACK ब्लैक बॉक्स, वो कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या बोला था 50 ग्राम का है ना, तो 50 ग्राम को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 600 ग्राम पर डजन। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला करके जिसकी सिंगल पीस का मास जिसका ज्यादा होगा, जैसे इसका 50 ग्राम मास आया है, उसका 10 ग्राम मास आया था, ठीक है, ये 50 ग्राम मास है और ये कितना है, इसको ये 10 ग्राम मास है और इसको क्या लिख दूं 50 ग्राम, और दोनों में ये कॉमन 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एक यूनिट का मास पता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो उसका डजनर मास आ जाएगा। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है। और मान करके चलो मेरे को किसी चीज का डजनर मास गिवन है, मान लो मेरे को डजनर मास ऑफ पेन गिवन है, तो अगर 120 ग्राम पर डजन गिवन है, इसे ऐसा लिख सकता हूं ग्राम पर डजन, 120 ग्राम पर डजन। तो अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पीस ही तो होते हैं पर डजन, अरे भैया 12 पीस होते हैं पर डजन, तो पर डजन से पर डजन गया और 12 वन जा 12 टेन जा, तो चेक करना मास ऑफ 1 पीस नहीं आ गया। मतलब कि अगर आपको एक यूनिट का मास पता है और डजनर मास निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई, और अगर डजनर मास पता है और एक यूनिट का मास निकालना है तो 12 से डिवाइड। आप इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे, तब तक मैं ये लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूं सो दैट कि मैं आपको मोलर मास समझा सकूं। ठीक है, फटाफट उस वाले पार्ट को मिटाएंगे, लिखेंगे, उसे नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ले भाई इसे हटा दिया। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट पे अगर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे ना, तो आगे मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, चाहे वो आपके सीबीएसई लेवल हो, चाहे वो आपके नीट लेवल हो, चाहे जेई लेवल हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मोल्स में आप बहुत अच्छा फील करोगे। और मोल्स में अच्छा फील करना इस चैप्टर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया ये वाली बात समझ? बहुत बढ़िया। आओ स्टार्ट करते हैं। मोलर मास, क्या टर्म यूज करेंगे बच्चों? मोलर मास। अब जैसे डजनर मास, मास ऑफ 1 डजन था ना, मास ऑफ 1 डजन, 1 डजन में कितना था 12, वैसे ही मास ऑफ 1 मोल, किसी भी चीज की 1 मोल यूनिट का मास अगर मैं लेता हूं तो उसे बोलूंगा मोलर मास। तो लिखेंगे भैया यहां पर मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, क्या बोला भैया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर
मास। ठीक है बच्चों, कई बच्चों को मेरी वीडियो बड़ी स्लो लगती है, तो जिन्हें स्लो लग रही है वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट ये सारी चीजें ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि हल्का सा भी ना गैप ना रह जाए आपके कॉन्सेप्ट और मेरे समझाने के बीच में। ठीक है तो यहां पर ध्यान देना, डजनर मास अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, और आ गया तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। तो डजनर मास हो गया, जैसे डजनर मास मास ऑफ 1 डजन ऑफ एनी सब्सटेंस था, तो यहां पर बात करते हैं मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल। बच्चों जैसे डजन एक छोटा नंबर था 12, वैसे ही 1 मोल भी एक नंबर था, मगर वो नंबर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा नंबर था कि अगर उतने पैसे मेरे को मिल जाएं तो मेरे मजे ही आ जाए, मतलब फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 मोल सच में एक बड़ा नंबर है। तो यहां पर ध्यान देना अगर मैं कहूं कि मेरे को मोलर मास ऑफ पेन निकालना है, तो मैंने मास ऑफ 1 पेन क्या लिया था, मास ऑफ 1 पेन कितना लिया था भैया, 10 ग्राम। ठीक है भाई, मास ऑफ 1 पेन 10 ग्राम। और डजनर मास जो 1 डजन का था, तो डजनर मास निकालने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 12 से। तो अब मैं मास ऑफ 1 पेन को मल्टीप्लाई करूंगा 1 मोल जो एवोगैड्रो नंबर था, तो यहां लिखना मोलर मास ऑफ पेन। तो चेक करना एक पेन का मास कितना है, 10 ग्राम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, मोल से। मोल क्या था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बच्चों इतनी चीज एक मोल के अंदर होती है, तो हम लिखेंगे दिस पर मोल। क्या लिखेंगे भैया, दिस। अरे यार कोई भी चीज 12 का होती है ना डजन में, तो हम लिखते हैं ना, कोई पूछे हाँ भैया एक डजन में कितने आलू आएंगे या कितने केले आएंगे, तो मैं बोलूंगा 12 आएंगे पर डजन। ऐसे लिखूंगा ना कि 12 पीस होंगे पर डजन। तो सिंपल सी बात है, मेरे को मोलर मास निकालना था, तो पेन का जो मास हुआ वो 10 ग्राम था, और मोल में कितने पीस होते हैं, इतने पीस पर मोल, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, ले भैया इसको हटा दिया, और यहां पर ध्यान देंगे कितना आ गया, ये 10 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 23 और ये 10 की पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम पर मोल। भैया सिंपल सी बात है, कोई इंसान एक पेन उठा सकता है, 2 पेन उठा सकता है, 3 50 पेन उठा लेगा, 1000 पेन उठा लेगा, 2000 उठा लेगा, और कितने उठा लेगा। ये थोड़ा तुम एक मोल पेन उठा लोगे, क्यों नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा हो गया और उनका मास भी बहुत ज्यादा हो गया। इतने पेन के नीचे दब गए तो भैया गए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, मोलर मास कॉन्सेप्ट क्या था। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि मोलर मास कैसे निकालना है, तो मोलर मास आप लोग निकालेंगे जो एक सिंगल पीस का मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। ठीक है, जैसे मेरा मास अगर मैं कहूं कि मेरा मास 60 kg है, तो मेरा मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ मेरा नाम है आलोक, क्या है बच्चों, मेरा नाम आलोक। तो मेरा मास अगर 60 kg है, तो मैं चाहूं तो इस केजीज को ग्राम में भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा ग्राम में, केजी को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, फिलहाल मैं केजी में लिख देता हूं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 23 पर मोल। तो जो मेरा ये मास आया वो केजी पर मोल में आ जाएगा। अगर मैं इस केजी को मल्टीप्लाई कर देता 1000 से, तो वो मेरा मास ग्राम पर मोल में आ जाता। ये वाली बात समझ आई, इसको आप फटाफट नोट करेंगे अगर आपको ये समझ में आया। मैंने सिंपल आपको अभी तक क्या समझाया कि एक मोल एक बड़ा नंबर है, उसके बाद जैसे डजन एक नंबर है वैसे ही 1 मोल भी एक नंबर है, और मोलर मास का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि किसी भी चीज के एक यूनिट का मास गिवन हो, उस एक यूनिट के मास को मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से, तो आ जाएगा आपका मोलर मास। जिस तरीके से आपने एक यूनिट के मास को 12 से मल्टीप्लाई करके डजनर मास निकाला था। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, बच्चों ध्यान देना, मोल कॉन्सेप्ट का मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमने सीखा।
अब मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज देता हूं। मान लो कोई चीज है, उसके 1 मोल का मास 4 ग्राम है। क्या दिया भैया मैंने आपको कहा कोई एक चीज है, उसके 1 मोल का मास 4 ग्राम है। आप बताओ, अगर एक पीस का नहीं, एक पीस का मास नहीं है 4 ग्राम, 1 मोल का 4 ग्राम है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर बराबर। भैया कोई बोले कि एक पेन उठा लूंगा, 2 उठा लूंगा, 3 उठा लूंगा, 4 उठा लूंगा, तो पेन 3-4 उठाना पॉसिबल है, 7-8 उठाना पॉसिबल है, क्योंकि इनका मास ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 1 मोल पेन नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि 1 मोल पेन का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल चीजों का मास, कोई भी एक सब्सटेंस है, वो 4 ग्राम है। तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज काफी छोटी रही होगी। मीन्स मैं बात कर रहा हूं कोई ऐसे सब नहीं, दिमाग में सिर्फ एटम मत लाओ। हाँ वो बात सही है कि एटम्स अगर मैं लूंगा तो 1 मोल का मास 4 ग्राम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट समझो। आप सिर्फ और सिर्फ इसको एटम की नजरों से मत देखो। जब भी मोल की बात होती है भाई या मेरे को तो एटम ही ध्यान आता है, तो यहां पर ध्यान देना। 1 मोल कोई भी चीज ले लो जिसका मास 4 ग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक पीस काफी हल्का रहा होगा। तो अगर 1 मोल 4 ग्राम है, तो क्या मैं इसी बात को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मोलर मास क्या है इसका? मोलर मास हो गया इसका 4 ग्राम पर मोल। मतलब अगर उस चीज का 1 मोल लेता हूं तो 4 ग्राम है, तो भैया अगर मोलर मास 4 ग्राम पर मोल है, तो उसके 2 मोल का क्या मास होगा? जो 1 मोल का मास है 4 ग्राम इंटू 2, कितना आ गया? 8 ग्राम। 2 मोल का मास हो गया। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं 3, नहीं भाई ये डिवाइड नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? जो 1 मोल का मास है मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया? 12 ग्राम। अगर कोई पूछे कि भैया 20 ग्राम में कितने मोल होंगे, क्या बताना है अब आपको कि 20 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो जैसे 1 मोल में 4 ग्राम था, 2 मोल में 8 ग्राम था, 3 मोल में 12 ग्राम था, तो 20 ग्राम कितने मोल में होगा? 20 ग्राम होगा 5 मोल्स में। और सिंपल सी बात है, आपने ये 20 ग्राम के 5 मोल्स कैसे निकाले? जो अमाउंट आपको गिवन था 20 ग्राम, उसको आपने डिवाइड किया मोलर मास से। 4 ग्राम पर, दिखाई दे रहा है? हाँ, 4 ग्राम पर मोल। तो 4 से कटा ये 5 आ गया, और ग्राम से ग्राम कटा तो आंसर क्या आया? 5 मोल। बच्चों बहुत बारीकी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी जा रही है। नहीं समझ आए तो बताना। अब सारा अगर ये सुनोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब कभी नहीं भूलेगा। अगर भूले तो एक बार रिवाइंड करके देखना। मैंने सिंपल इतना समझाया है, किसी भी चीज के 1 मोल का मास अगर गिवन हो, जरूरी नहीं है वो 4 ग्राम होगा। कोई चीज हल्की है, उसके 1 मोल का मास अगर 4 ग्राम है, तो थोड़ी सी भारी चीज का 1 मोल का मास थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को समझना है। तो आपने यहाँ पे मोल्स कैसे निकाले? मोल्स आपने निकाले जो मास आपको गिवन था, जिसमें मोल्स पूछे जा रहे थे कि इतने मास में कितने मोल्स होंगे, डिवाइडेड बाय उस चीज के 1 मोल का मास। अब अलग अलग चीज के 1 मोल का मास अलग हो सकता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट था। तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या? इस वाले पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूं, हटा देते हैं भाई इसको। ले भाई हटा दे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगले वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहां पर ध्यान दें, फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स। भैया किसी भी चीज के गिवन मोल, नंबर ऑफ मोल्स का कैसा फॉर्मूला निकलता है? वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मतलब किसी भी चीज का मास मेरे को किस में दिया रहेगा? मान लो अगर ग्राम में गिवन है, तो मेरे को मोलर मास किस में चाहिए? ग्राम पर मोल। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये अभी फॉर्मूला बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले को आपको स्टार मार्क कर लेना है। ये वाला फॉर्मूला इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा। ये बात क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आया कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास होता है, तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अभी तक मैंने आपको जो जो समझाया,
ये वो कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर में बच्चे को समझ तो नहीं आता, मगर बच्चा एक फॉर्मूला रट लेता है कि हाँ भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास होता है, जिसकी वजह से वो इसी को यूज कर करके बार बार क्वेश्चन तो कर रहा होता है लेकिन फील नहीं आ रही होती। तो अगर आपको इस टॉपिक की बढ़िया से फील लेनी है तो इस वाले पोर्शन को, ये जो 15-20-20-25 मिनट का ये शुरुआती लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए, सो दैट कि आपको मोल्स समझने में कभी दिक्कत नहीं आए। मोल्स आपको क्लियर हो गया तो बाकी का मामला बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब इस वाले टॉपिक को मैं सबको मिटा देता हूं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप इसे नोट डाउन करो तब तक। तो बच्चों हेडिंग डालो परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक बैठता है उस इंट्रोडक्शन के बाद। वो इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ आया, आपने अच्छे से देखा, तो इस टॉपिक को करने में दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा ही मजेदार और प्यारा सा टॉपिक है। तो इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1। और बच्चों एक और बात बताता हूं कि इस चैप्टर में ना टोटल 5 मेजर टॉपिक्स हैं। तो उन 5 मेजर टॉपिक का ये सबसे पहला टॉपिक कर रहे हैं। ये 5 मेजर टॉपिक के बाद कुछ माइनर टॉपिक्स हैं। तो आपको मेजर टॉपिक तो एटलीस्ट आने चाहिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी पकड़ बनाने के लिए। तो आओ टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 का नाम है, एक जनरल नाम दे देते हैं ऐसा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये टॉपिक देखना भैया बड़ा मजेदार है, ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे जो एनसीईआरटी लेवल, शुरुआत के थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो बिल्कुल एंड तक। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आज हमारा टॉपिक आता है, सबसे पहले बात समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। आओ इस वाली बात को ढंग से समझते हैं। बच्चों आपको यह पता है कि जो एटम होता है, यहां पर लिखते हैं एटम होता है, एटम कंबाइन होता है, कंबाइन होके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। क्या बनाता है भैया? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बच्चों अगर ये वाला आपको पता है तो आप ये एक आधा मिनट ये स्किप कर सकते हो, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिन्हें नहीं पता। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल ऑफ सेम एटम्स, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं O2, दोनों O से ही बने हैं। Cl2 बात करूं, ठीक है, O3 बात करूं, ओजोन, P4 बात करूं, मतलब ये मॉलिक्यूल बने एक ही तरह के एटम से हैं। एक आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का क्या मतलब है? जो अलग अलग एटम से बने हैं। जैसे बच्चों ध्यान देना, वाटर H और O से बना है। उसके बाद मैं बात करता हूं जैसे KMnO4। KMnO4 मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड का है, मतलब अलग अलग एटम है ना, पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है। तो ऐसे बहुत सारे तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, कई सारे अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं, कई सारे एक ही। देखो सल्फर का एक मॉलिक्यूल होता है जो S6 होता है, 6 सल्फर से मिलकर बना होता है, और एक होता है S8, ये 8 सल्फर से एक मॉलिक्यूल बना है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके अलग अलग एटम से भी बनते हैं और सेम सेम एटम से भी बनते हैं। तो यहां ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है। हम जब छोटे थे तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि इथेन मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता है 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से। क्या बनता है? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से। तो यहां पर ये हो गया इथेन का मॉलिक्यूल। तो अगर मैं बोलूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल मतलब हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम कितने प्रेजेंट है। जैसे इथेन के अंदर 2 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो C2H6, ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF लिख दिया।
क्या लिख दिया इसको, MF। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या आया बच्चों, ध्यान देना कि it represents the exact number of different atoms present in a molecule of a compound। क्या बोला बच्चों, मैंने ये कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है इथेन का, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर कौन सा एटम कितना प्रेजेंट है, एग्जैक्ट नंबर बताओ उनका। तो भैया तुम कहोगे यार कार्बन 2 प्रेजेंट है, तो कार्बन के यहां नीचे 2 लिख दिया, हाइड्रोजन के यहां नीचे क्या लिख दिया, 6। अगर मैं बोलूं कि भैया ये CH4 मॉलिक्यूल है, क्या है यहाँ पे, CH4, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C1H4। इस C1H4 को वी कैन राइट CH4 ऑल्सो। अरे भैया जब कार्बन एक है तो एक, ठीक है, मतलब एक समझ तो गया, कार्बन लिख दिया, ठीक है, जो एलिमेंट नहीं है नहीं लिखा हुआ, जो है वो एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला करके क्या बताता है ये, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, यहां ध्यान देना, जैसे बच्चों आपको ये दिखा कि इथेन जो मॉलिक्यूल था उसमें C2H6 प्रेजेंट है, क्या है, C2H6। तो अगर मैं इसमें से कोई कॉमन फैक्टर कटता है, ये 2 है ये 6 है, कॉमन फैक्टर कटता है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3। अरे मैंने 2 कॉमन काट दिया ना, तो बचा क्या, ये C1H3। बच्चों बताओ क्या बचा, C1H, ओहो भैया C1H3 दिखाई दे रहा है, 3, वो 3 लिखा है बेसिकली, C1H3। तो कुल मिलाकर के ये C1H3 इस C2H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला है, मतलब जो नंबर कट सकता है काट दो। अब जैसे C1H4 की बात करूं तो 1 और 4 में क्या कॉमन कटेगा, कुछ कट ही नहीं रहा, तो नहीं कट रहा, तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही इंपेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन C2H6 में तो 2 कॉमन कट रहा था ना, तो 2 कॉमन काट दो भैया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है कि जो आपके नंबर्स प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर जो कट पिट करके आ जाए, तो ये आएगा आपका, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of different element present in a molecule of compound। क्या बोला जी, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, तो अगर C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6 का, C1H3। ठीक है, ये आपका हो गया C1H3। आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं अब कह रहा हूं CH4 का यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, 1 और 4 में क्या कॉमन कट रहा है, तो कोई नहीं मत काटो, यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो गया C1H4। कुछ जरूरी थोड़े है यार कि कोई काटना ही काटना है, जो जो एलिमेंट है कोई कॉमन फैक्टर अगर सारे में है तो काट दो, नहीं है कॉमन फैक्टर तो मत काटो, एज इट इज लिख दो। हो सकता है वो पहले से ही सिंपलेस्ट पार्ट में लिखा हो। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना, आपने 10th क्लास में, इसे हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, ले भैया इसको हटा दिया मैंने। तो आपका ये आ गया, जैसे मान लो कंपाउंड लिखा है CH3COOH, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो, इथेनोइक एसिड के नाम से। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताओ। कार्बन कितने हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो C2 क्या हो गया, ये C2, 3 H ये, 1 H ये, H4, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक O ये, एक O ये, O2। तो क्या आया, C2H4O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वही अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करूं
तो इंपेरिकल फॉर्मूले में चेक करना कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अब ये 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा। तो 2 2 को काट दो, 2 कटा कितना आया C1, H कटा 2 आया, O कितना आया 1। तो C1H2O1 ये क्या आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना काटा भैया, कॉमन फैक्टर जो काटा वो कितना था 2। अरे ऐसा नहीं है कि हर बार 2 कटेगा, अब वो क्या कॉमन फैक्टर है वो तो डिपेंड करता है ना भाई, समझ आ गई बात। तो ये आपका वो कॉमन फैक्टर है जो कट गया, यहाँ भी कॉमन फैक्टर 2 कटा था, यहाँ कॉमन फैक्टर कोई था ही नहीं। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला समझ में आया तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जो आपके पेपर में आता ही आता है। आपका फर्स्ट यूटी होता है या फर्स्ट टर्मिनल आपके पेपर होते हैं, उसमें से या तो यूटी या फर्स्ट टर्मिनल के पेपर में ये मिलेगा ही मिलेगा, और मेंस में और नीट में ये ठीक ठाक पूछा जाता है। इसे फटाफट नोट करेंगे। कर लिया नोट, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। और नोट अगर आपने कर लिया तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, सारा हटा देते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखता हूं, वो क्वेश्चन लिखो, वो पेपर में आता है, ठीक है। वो बेसिक क्वेश्चन है, उसी के बेस पे बाकी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हटा रहा हूं ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया कि एग्जैक्ट नंबर बताता है कितने हैं, और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का, इंपेरिकल फॉर्मूला मीथेन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का, वो मीथेन का था, ये इथेन का है, और ये इंपेरिकल फॉर्मूला इथेन का है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, इथेनोइक एसिड का, और ये उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकल के आता है मॉलिक्यूलर मास। क्या निकल के आता है बच्चों, एक टर्म होती है मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कार्बन का मास 12 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो इथेन, इस वाले पोर्शन को मिटाओ फिलहाल, अभी इसको मिटाते हैं, इसको और उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं। ये हटा दिया, ठीक है भैया। तो यहां ध्यान देना, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, ये आपका हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला C1H3। तो मैंने आपको कहा कार्बन का मास कितना था 12, हाइड्रोजन का कितना था 1। ऑल्दो ये मासेस एग्जैक्ट नहीं लिए हुए, एग्जैक्ट हम लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ये जस्ट समझने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक निकलेगा मॉलिक्यूलर मास, mm से दिखा देंगे। और ये कैसे निकलेगा, कार्बन 2 है तो एक कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, कितना आया 30। कितना आया भैया 30। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे एम्पिरिकल, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही ऐसे मास ऐड ऑन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा एम्पिरिकल मास। तो कितना आ जाएगा, कार्बन एक 12 प्लस हाइड्रोजन 1 का 3 के हिसाब से कितना आ गया 15। तो बच्चों चेक करना, अगर मैं इंपेरिकल मास को EM से शो कर देते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास निकालूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 30 था और इंपेरिकल मास 15 था। चेक करके देखना क्या नंबर आया, क्या ये वही नंबर था जो कॉमन कटा था। चेक करके देखो, मॉलिक्यूलर मास इसका आया 30 और इंपेरिकल मास कितना आया, इंपेरिकल मास आया 15। तो 30 और 15 को अगर डिवाइड करूं भाई, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर काटा था ना, तो 2 से कम हो गया ना इसका इंपेरिकल मास। तो सिंपल सी बात है, इंपेरिकल मास से अगर डिवाइड करूं मॉलिक्यूलर मास को, तो जो 2 आया, ये 2 एग्जैक्टली वही नंबर है जो कॉमन कटा था इसमें। अरे यही तो कटा था, 2 1 जा 2 3 जा। अरे भाई ये कट पिट के इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, C2H6। तो चेक करना, इस नंबर को बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिकली निकलता है क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। और ये एन फैक्टर अगर आप मल्टीप्लाई करो इंपेरिकल फॉर्मूले में, ले भैया मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आ गया 2 इंटू 1, क्या आ गया C2 और H6, तो आ गया ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ कि फॉर्मूला हमने क्या बनाया, फॉर्मूला हमारा आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालना है तो n फैक्टर को मल्टीप्लाई करो किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूले में। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के n फैक्टर निकलता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास से, और जैसे ही आपका n फैक्टर आ गया वो एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करो यहां पर, और क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी इसमें, अगर मैं आपको समराइज करूं तो एक हमने फॉर्मूला सीखा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा सीखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और तीसरा हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो मॉलिक्यूलर मास आता है और एम्पिरिकल फॉर्मूले से जो एम्पिरिकल मास आता है डिवाइड करो तो n फैक्टर आता है, और वो n फैक्टर अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो सो यू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसको तसल्ली से नोट करेंगे बढ़िया से एकदम, पॉज कर लो वीडियो फटाफट। फिर ये सारा हटाने के बाद अब हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो क्वेश्चन कर लोगे टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, फटाफट कर दो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक जो आपका 1 है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। क्या है कंपाउंड में, 4.07% क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। बच्चों मुझे लग रहा है कि इसमें ना नॉइस आ रही होगी शुरुआत में, अब शायद ठीक आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी, मैं बटन ऑन करना भूल गया था, कोई नहीं, यहां ध्यान दो। 4.07% हाइड्रोजन, ठीक है, पहला डाटा दे दिया। दूसरा कह रहा है 24.27% कार्बन प्रेजेंट है एंड 71.65% क्लोरीन मौजूद है इस कंपाउंड में। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% क्लोरीन। क्या रहा है इसका मोलर मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है। जैसे मॉलिक्यूलर मास के पीछे इथेन में 30 आ रही थी, तो वही उसका मोलर मास भी है। अगला टॉपिक जस्ट हमारा एटॉमिक मास का है, तो यहां ध्यान देना। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज गिवन, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96 ग्राम, ये गिवन है। मोलर मास बेसिकली मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर मास, मतलब इनकी वैल्यू सेम होती है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भैया ये। उसके बाद क्या रहा है, कैलकुलेट फर्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला को EF लिख देते हैं, और सेकंड क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, MF लिख देते हैं, ठीक है। तो भैया आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन में 3 से 4 स्टेप है, ठीक है। लास्ट के 2 स्टेप बहुत सिंपल है, शुरुआत के जो 2-3 स्टेप होंगे बस ये आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं आपको कोई एक नंबर लेट करना है परसेंटेज के लिए, तो सबसे इजी नंबर होता है 100, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। वही अगर मेरे को 300 का 40% निकालना होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 100 में एक नंबर लेट करता हूं क्योंकि मैं डील कर रहा हूं परसेंटेज से। किससे डील कर रहा हूं, परसेंटेज से। तो मैं पूरे कंपाउंड जो मैंने लिया है उसका मास मैंने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, लेट द गिवन मास ऑफ कंपाउंड, गिवन मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम्स। मैंने एक कंपाउंड लिया, उसका मास कितना ले लिया मैंने, 100 ग्राम, ठीक है। जिस कंपाउंड के अंदर 4.07% हाइड्रोजन होगा, मतलब इस 100 ग्राम का जो 4.07 ग्राम मास होगा वो हाइड्रोजन का होगा, 24.27 ग्राम मास होगा वो कार्बन का होगा, और 71. यार सिंपल सी बात है, मान लो एक माँ बाप है, उनके पास टोटल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक बच्चे को 4% दे रही है, एक को 71, एक को 24, तो सबसे ज्यादा नाराज कौन सा बच्चा होगा, इसको 4% मिल रही है। अब भैया 3 बच्चे हैं और 100 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, फिलहाल यहाँ 100 ग्राम की प्रॉपर्टी, बस कितनी है भैया, 100 ग्राम। तो 100 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो 4% वाला तो परेशान हो जाएगा ना, मुझे तो 4 करोड़ ही मिलेंगे, ये कहेगा मुझे तो 71 करोड़ मिल रहे हैं।
इसको 24 करोड़ मिल रहे हैं, तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो माँ बाप जनरली प्रॉपर्टी का हिस्सा बराबर बराबर बांटते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, यह कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, भैया तू कितना प्रेजेंट है, समझ गए। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, क्लोरीन की दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहते तो इस नंबर को 200 लेट कर लो, 300 लेट कर लो, 500, आंसर सबसे सेम आएगा। 100 इसलिए कर लिया क्योंकि 100 का 4.07% निकालना इजी है। तो मैंने कंपाउंड का मास कितना लिया, 100 ग्राम। तो अब यहां पर ध्यान दो, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4.07 ग्राम। ऐसे ही गिवन मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 24.27 ग्राम। गिवन मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, 71.65 ग्राम। और बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको यह बताया था किसी भी चीज का गिवन मास पता हो तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मेरा पहला स्टेप था। इसको करने के लिए पहला स्टेप ये है कि लेट कर लो, कंपाउंड का जो मास है वो 100 ग्राम है, आप 200 भी लेट कर सकते हो, 300, अरे 320 कर ले, 218 कर ले, जो लेट करना है वो लेट कर लो, उसकी परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, फिलहाल मैंने 100 लेट किया तो जो मेरी परसेंटेज थी वही आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहला स्टेप क्या था, गिवन मास। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है मेरा, सेकंड स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। इसको मैं कहूंगा ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, और मैं आपको मोलर मास दे देता हूं, क्या देता हूं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का। और क्योंकि ये एक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मास डालेंगे। हाइड्रोजन का मैंने 1 बताया था, हाइड्रोजन का होता है 1.008 एग्जैक्टली। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, 1 क्या लिया, 1.008 ग्राम पर मोल। और ऐसे ही मोलर मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 12.01 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ क्लोरीन, ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में मिलेगा, 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको मोलर मास पता है, गिवन मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये याद नहीं करना होता, ये क्वांटिटी मिलती है, मोलर मास वाली क्वांटिटी याद नहीं करनी। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्या होगा, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का निकालेंगे। ठीक है, ये यहां लिख लेते हैं कि स्टेप नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किस किस के, स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का कैसे आएगा, ये आएगा आपका मास कितना है, 4.07। ये गिवन मास हो गया डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास 1.008। तो डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मोल्स आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन का आ जाएगा 24.27 अपॉन में 12.01, ये भी मोल आ गया। और ये क्या आ गया, फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया है, गिवन मास बाय मोलर मास। इज दैट क्लियर, गिवन मास बाय मोलर मास, ये और ये हो गया 71.65 बाय 35.5 मोल। तो मोल्स कितने, है जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो यहां पर ध्यान देना। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये आपका आया, डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 4.04 मोल, ये आया 2.021 मोल और ये आया 2.021 मोल। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का। तो स्टेप नंबर 1 था 100 ग्राम लेट करके गिवन मास लेट करना, मोलर मास पता होते हैं, मोलर मास से डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 होता है आपका
है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होता है बच्चों, याद ध्यान दो, जो स्मॉलेस्ट मोल है ना इसमें, उस स्मॉलेस्ट मोल से तीनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया ये अभी हम आगे आगे क्वेश्चन समझेंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। फिलहाल के लिए आप एक बात याद रखो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे निकलता है, याद ध्यान देना। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जैसे हाइड्रोजन का निकालना है, कार्बन का निकालना है और क्लोरीन का, तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, 2.021 सबसे छोटा है, तो ये आ गया 4.04 डिवाइडेड 2.021, ये आ गया 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, ये आ गया 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021। इससे डिवाइड करते हैं तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.99 समथिंग, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में 2 लिख देते हैं। ये तो कटपिट के एग्जैक्ट 1 आ रहा है, ये भी कटपिट के एग्जैक्ट 1 आ रहा है, तो ये 1 1 आ रहे हैं। तो हमारा जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, H2C1Cl। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक अगर आप समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहला स्टेप इसका, इसमें कि जो परसेंटेज गिवन है 100 मान करके वो गिवन मास ले लो, मोलर मास का डाटा गिवन होता है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जो सबसे हो सकता है, जैसे यहां तो 2 वैल्यू सेम आ गई ना, हो सकता है तीनों वैल्यू अलग हो, तो जो सबसे छोटी होगी उससे तीनों को डिवाइड कर देना, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। और मैंने ये बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा इंपेरिकल मास। क्या निकलेगा बच्चों यहां से? इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कैसे निकलेगा, यहां ध्यान दो, इंपेरिकल मास निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन का था 1.008 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12.01 प्लस 35.5, इन सब को ऐड करके जो आता है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों क्या आता है। एक सेकंड रुको। हाँ भैया, तो क्या आया इसे सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आया 49.526 ग्राम। तो अब मैंने आपको बताया था इंपेरिकल मास आ गया, मोलर मास इन लोगों ने दे रखा है, ये वैल्यू मोलर मास की है। मोलर मास को हम ऐसे भी शो कर देते हैं, 98.96 ग्राम लिखा है, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे आएगा एन फैक्टर, एन फैक्टर कैसे आएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, तो ये आपका आ गया 98.96 डिवाइडेड बाय 49.526। इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 आता है, हमें नियरेस्ट होल नंबर लेना है। तो ये क्या है आपका, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय, अब आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे आप एन फैक्टर, तो आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका, H2C1Cl1, क्या है H2C1Cl1, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया H4C2Cl2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H4Cl2, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्कूल के पेपर में ये आपका क्वेश्चन आता है तकरीबन 3 मार्क्स का, कुछ स्कूल में यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी दे देते हैं। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बच्चों में अगर आपको दोबारा से एक बार बताऊं कि हमने किया क्या, कि कंपाउंड में आपको दे क्या रखा था, इस पूरे में आपको परसेंटेज दे रखी, देखो 4.07% हाइड्रोजन की। समझ आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉल करा रहा हूं एक बार, नहीं समझ आया तो 4.07% हाइड्रोजन, कार्बन दे दिया 24.27%, और ये दे दिया क्लोरीन। तो जितनी परसेंटेज गिवन थी 100 ग्राम मान के उतना गिवन मास ले लिया, स्टेप 1। स्टेप 2, मोलर मास से डिवाइड करके गिवन मासेस को मोलर मास से डिवाइड करके, मोलर मास का डाटा आपको एक गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि क्वेश्चन करते करते आपको कुछ मोलर मास याद होने लग जाएंगे। क्या होगा भैया, क्वेश्चन करते करते कुछ मोलर मास याद होने लग जाएंगे, वो एक बात अलग है। ये रहा Cl, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, आपके मोल्स आ गए, जो स्मॉलेस्ट मोल हो उससे डिवाइड करो और डिवाइड करके आपको मिल जाएगा क्या, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर कोई होल नंबर नहीं आता तो जो नियरेस्ट पड़े वो ले लेना, और जैसे ही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से इंपेरिकल फॉर्मूला आया फिर चीज इजी हो जाती है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला से आता है इंपेरिकल मास, और मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास विल गिव यू द एन फैक्टर, एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो इंपेरिकल फॉर्मूला में, यू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इतना करेंगे, ठीक है। इसके और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जहां पर लिख देता हूं एक क्वेश्चन, वो ट्राई करना, उस क्वेश्चन को ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो इस वाले इसको हटा दूं सारा, चेक कर लो, ये सारा हटा रहा हूं मैं, ठीक है भैया, ये सारा लेफ्ट वाला पोर्शन सारा हटा देता हूं, आप इसे नोट कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो करना, वो हो जाए तो उसका कमेंट में आंसर देना, मैं उसका कमेंट में आंसर लिख दूंगा। ये हटा देते हैं। ये हटा दिया सारा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 40, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है, जैसा वो हुआ एग्जैक्टली सेम होगा होमवर्क। क्या ये एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, उसके बाद क्या कह रहा है 6.7% हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.7%, ये आपको हाइड्रोजन दे दिया। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला। और बच्चों आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट होते हैं उनके परसेंटेज का सम 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100। तो यहां पर देखो कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है, तो ये दोनों प्लस करके तो 100 हो नहीं रहा। तो ऐसे कंपाउंड में जब परसेंटेज सम करके 100 नहीं होती और थर्ड एलिमेंट का कोई जिक्र किया नहीं हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करिए, तो थर्ड एलिमेंट अपने आप से हम ऑक्सीजन लेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां पे एक हिंट दे दूं, इसमें ये क्वेश्चन हो गया आपका, कैलकुलेट कर रहा है इंपेरिकल फॉर्मूले को, तो हिंट यहां पर ये है, हिंट कि रेस्ट जो 40 और 6.7 कितना हुआ, हिंट ये है 40 प्लस 6.7 हुआ आपका 46.7%। तो अब 100 में से कितना बच गया, माइनस करेंगे 100 में से 46.7, ये आपका बच गया तकरीबन 53.3%। तो ये 53.37% ऑक्सीजन है। किताब, यहां क्वेश्चन में डाटा नहीं गिवन, ये वाली चीज हमारे को समझनी होती है कि अगर आपको नहीं बता रखा तीसरा एलिमेंट क्या है और परसेंटेज भी पूरी नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, तीसरी चीज अपने आप क्या मान लेनी है, ऑक्सीजन। रेस्ट सारा बचा हुआ ऑक्सीजन है। इसका मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं, और ये रहा CH4 B CH2O, उसके बाद C2H4O2 और लास्ट D क्या है, C2H4। ये क्वेश्चन करो। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप मेरे को बताना, मैं ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और मजे करते रहें।